चल। हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस पढ़ा था और क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तब जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो भाई अग्रीमेंट में हमने क्या पढ़ा था? अग्रीमेंट में क्या पढ़ा था? टू और मोर पार्टीज क्या करती है? किस चीज के ऊपर? ऑफर होना चाहिए प्लस उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तो बन जाएगा प्रॉमिस। फिर उन दोनों के बीच में तुम देखो एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब वेदर both the parties are getting something in return। एग्जाम्पल दिया था भाई, अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो, कौन सा है इसका स्विच? यही है, फर्स्ट है। दो पार्टीज है, एक ने ऑफर रखा कि भाई क्या तुम मेरे पास लॉ पढ़ना चाहते हो 10,000 रुपीज में, और सामने वाले ने उसको अग्री किया। एक ने ऑफर रखा 2 करोड़ में, क्या मेरा ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो, सामने वाले ने अग्री किया। अब ऑफर के सामने जब एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, मतलब ऑफरर ने जो करने को बोला, ऑफरी ने उसको करने से अग्री कर दिया, तो ये बन जाएगा प्रॉमिस। अब प्रॉमिस कैसे बनेगा भाई? तो भाई मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगी, और तुमने प्रॉमिस किया कि तुम फीस पे करोगे, तो मेरा जो प्रॉमिस है लॉ पढ़ाने का वो तुम्हारा बेनिफिट है, और तुमने जो प्रॉमिस किया फीस पे करने का वो मेरा बेनिफिट है, राइट? तो ये बन गया अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट के अंदर क्या चेक करना? अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो क्या चेक करना पड़ेगा? वेदर दिस अग्रीमेंट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ और नॉट। तो भाई क्या सारे के सारे अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं? नहीं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, या जो भी आपके इलीगल अग्रीमेंट्स होते हैं। सोशल में हम लोगों ने पता केस लॉ पढ़ा था, बेल्फर वर्सेस बेल्फर का, जिसमें जो मिसेस बेल्फर है केस फाइल करती है मिस्टर बेल्फर के ऊपर। मिसेस बेल्फर और मिस्टर बेल्फर के बीच में क्या अग्रीमेंट हुआ है? तो भाई हस्बैंड जा रहा है अब्रॉड घूमने के लिए, और वो सॉरी जॉब करने के लिए या किसी भी पर्पसेस के लिए लंबे टाइम पीरियड के लिए वो अब्रॉड जा रहा है। अब वाइफ बोलती है भाई तू तो चला जाएगा अब्रॉड, तो पीछे मैं कैसे घर मैनेज करूंगी, मेरे को भी तो पैसा चाहिए ना। तो हस्बैंड अग्री करता है कि वो हर महीने कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का अमाउंट देगा। अब ये दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, और साथ ही साथ कंसिडरेशन भी था। लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जब मिस्टर बेल्फर ने मेंटेनेंस पे करना बंद कर दिया, तो मिसेस बेल्फर ने केस फाइल किया। कोर्ट ने क्या बोला कि देखो भाई, जब तुम अग्रीमेंट कर रहे थे ना,
तो क्या अग्रीमेंट करने के पीछे तुम्हारा जो इंटेंशन था, तुम्हारा जो इरादा था, वो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने का था? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि अगर तुम ये काम करते नहीं हो तो मैं तुमको कोर्ट ले जा सकती हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन था? अगर नहीं था तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अग्रीमेंट तो रहेगा पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं। क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने इलीगल अग्रीमेंट्स भी देखे हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम करने का अग्रीमेंट करते हो जिसके जिसका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसका जो पर्पस है, वो फोरबिडन बाय लॉ है, मतलब लॉ करने की इजाजत नहीं देता है, जैसे कि चोरी, मर्डर, किडनैपिंग। तो ये अगर आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया कि चल इस घर में जाके चोरी करते हैं, तू नीचे रुकना और ध्यान देना पुलिस तो नहीं आ गया, मैं ऊपर जाके चोरी करके आऊंगा, फिर जो भी हमको मिलेगा चोरी करने से वो आधा आधा बांट देंगे। तो अग्रीमेंट तो हुआ नहीं है अभी, क्योंकि ऑफर था, एक्सेप्टेंस भी था, कंसिडरेशन भी था, पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मतलब अगर इस अग्रीमेंट के अंदर कोई भी पार्टी लास्ट मोमेंट में बोल दे यार नहीं मेरे को तो डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ चोरी करने के लिए, तो आप केस फाइल कर सकते हो उसके ऊपर? नहीं। कोर्ट से नहीं किया आपकी बात? नहीं। मतलब इलीगल अग्रीमेंट जो होते हैं वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या होता है? कानूनी तौर पर उसको लागू नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलो, तो हम ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि अग्रीमेंट्स के अंदर सारे अग्रीमेंट्स आते हैं, लीगल वाले भी आ जाते हैं, सोशल वाले भी आ जाते हैं और इलीगल वाले भी आ जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वही वाले अग्रीमेंट्स आएंगे जो लीगल हो, जो एनफोर्सेबल हो। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम लोगों ने कुछ असेंशियल एलिमेंट्स देखे थे। क्या था भाई? टू पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफरर जो ऑफर रख रहा है और दूसरा ऑफरिंग और एक्सेप्टर। उसके अंदर हम लोगों ने केस लॉ भी पढ़ा था, याद है? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रतनलाल एस एंड कंपनी। उसके बाद हम लोगों ने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप देखा था, मतलब यहाँ पे आपका जो इरादा है वो लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने का होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करने का है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। इसी के अंदर हमने बेल्फर वर्सेस बेल्फर देखा था। फिर हमने पढ़ा था फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। हमारे देश में सिर्फ एक लॉ तो नहीं है, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे कानून है, राइट? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो जनरल लॉ होता है। जनरल लॉ का मतलब क्या है? जो हर किसी के ऊपर लग जाएगा। जब भी दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगेगा ही लगेगा। और किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? भाई हो सकता है इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कानून भी बनाए गए हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉलो नहीं करना है, बाकी सारे लॉज भी फॉलो करने के हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है भाई आपका अग्रीमेंट ओरल हो चाहे रिटर्न हो, वैलिड माना जाएगा। और इंश्योरेंस लॉ क्या बोलता है? अगर तुम चाहते हो कि इंश्योरेंस का अग्रीमेंट वैलिड हो तो उसके लिए तुमको रिटर्न में ही करना पड़ेगा। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी तो पे करना ही पड़ेगा, वरना वैलिड नहीं है। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, नोटरी तो होनी चाहिए। अगर नोटरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, अलग अलग लॉज में। तो यहाँ पे
बोलना ये चाहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो फॉलो करना ही है, साथ ही दूसरे लॉज भी फॉलो करने हैं, दूसरे कोई लॉ के अंदर कोई दूसरी फॉर्मेलिटीज बोली हुई है तो वो भी फॉलो करो। और उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। जब भी आप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो तो उस अग्रीमेंट की जितनी भी डिटेल्स है ना, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कितना क्वांटिटी में चाहिए, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, कब तक आप उसको यूज कर सकते हो, कब तक उसकी डिलीवरी होनी चाहिए, जो भी डिटेल्स रेलेवेंट है आपके अग्रीमेंट के लिए वो सारी की सारी आपको सामने वाले को बतानी है। अगर आपने नहीं बताई तो भाई इंसान को पता ही नहीं चलेगा मैं किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो सोच समझ विचार नहीं कर पाएगा। इसलिए सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। भाई तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसका परफॉर्मेंस, उसको करना, उसको पूरा करना पॉसिबल होना चाहिए। इसमें एग्जांपल्स दिए थे मैंने कि भाई अगर तुम किसी डेड पर्सन को डॉक्टर के पास लेके जाते हो और बोलते हो डॉक्टर को कि हम तुमको 10 लाख रुपीज देंगे, इस इंसान को जिंदा कर दो, है पॉसिबल? नहीं है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एनफोर्स हो सकता है। तुम कोर्ट में जाके बोल सकते हो मैंने इनको बोला था 10 लाख रुपए ले लो, इसको जिंदा कर दो, उसे जिंदा करके नहीं दिया, कोर्ट से नहीं तुम्हारे पास, तो वो एनफोर्सेबल नहीं हुआ। चलो, और उसके बाद सेक्शन 10 के अंदर जो असेंशियल्स थे उसमें पहला क्या था? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट तो होना ही चाहिए ना भाई, तभी तो चेक करोगे एनफोर्सेबल है कि नहीं है। अगर एनफोर्सेबल होगा तब तो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है, मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन होना जरूरी है। ठीक है, हम लोगों ने अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ promises forming consideration for each other। मेरा जो प्रॉमिस है वो तुम्हारा बेनिफिट है, तुम्हारा जो प्रॉमिस है वो मेरा बेनिफिट है। खबर पड़ी? मेरा पढ़ाने का प्रॉमिस तुम्हारा बेनिफिट हुआ, तुम्हारा फीस पे करने का प्रॉमिस मेरा बेनिफिट हुआ। क्लियर है? उसके बाद था फ्री कंसेंट। कंसेंट यहाँ तक पहुंच चुके थे ना, सेक्शन 10 पूरा खत्म कर दिया था ना। ऑफर ऑफ फ्री कंसेंट हुआ था। कैपेसिटी समझा दिया था। वो यूनाइटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड, फॉरेन डिप्लोमेट्स, कोई इंडिया में आया रिप्रेजेंट करने के लिए, सब हो गया था ना। चलो, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो कंसेंट होनी चाहिए। कब माना जाएगा कि कंसेंट है? जब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या होता है? जो ऑफरर सोच रहा है ना, जिस चीज के बारे में ऑफरर सोच रहा है सेम चीज के बारे में ऑफरी भी सोचे, और इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है, अब मीटिंग ऑफ माइंड्स का लेटेंट टर्म क्या होता है भाई? लेटेंट भाषा में हम मीटिंग ऑफ माइंड्स को क्या बोलते हैं? कंसेंसस एड ईडम। ये भी पढ़ा था ना, कंसेंसस एड ईडम, मतलब दोनों पार्टीज एक ही चीज के बारे में एक ही टाइम पे सोचे। एग्जाम्पल भी दिया था कि भाई तुम यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए आते हो और तुम बोलते हो मेरे को एडमिशन लेने का है, और मैं सोचती हूँ कि भाई अभी सीए फाउंडेशन का बैच हमने स्टार्ट किया है तो तुमको सीए में एडमिशन लेने का है, पर तुम्हारा माइंडसेट क्या था कि हमको एसीसीए में एडमिशन लेने का। तो क्या हम दोनों एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे?
नहीं, अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे कंसेंट आएगी नहीं। अब चलो मीटिंग ऑफ माइंड्स हो भी गया, दोनों पार्टीज एक ही चीज के बारे में सोच रही है, अग्री कर रही है, पर वहां पे जो कंसेंट है ना, अगर जोर जबरदस्ती से लिया जाएगा, प्रेशर क्रिएट करके लिया जाएगा, तो वो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा। हम कब बोलते हैं कि कंसेंट फ्री नहीं है? व्हेन इट इज कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake। coercion बताया था, अगर कनपट्टी पे बंदूक रखी और बोला कि अग्रीमेंट पे साइन कर, तो कंसेंट फ्री है। तुमने कंसेंट ये तो दी कि हाँ मैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी हूँ, बट क्या तुम एक्चुअली रेडी थे? क्या तुम एक्चुअली साइन करना चाहते थे? नहीं। तो जब भी बॉडीली इंजरी देने की कोशिश की जाए, शारीरिक तौर से हानि पहुंचाने की कोशिश की जाए, किसी को किडनैप किया या किडनैप करने की धमकी दी, तो ये क्या है? कोercion। क्लियर है? चलो उसके बाद आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। याद है हमने हार्दिक का एग्जाम्पल लिया था, H3 H3 मैं और वो कोई कंपनी का एग्जाम्पल था। हाँ नहीं, अरे मैंने ऐसा बोला था, मेरे क्लासेस है 11th 12th के, और हार्दिक मेरे क्लासेस में पढ़ता है, और मैंने बेसमेंट में कांचे को किसी के साथ देखा है, मैंने फोटो खींच लिया, और फिर ये मेरे से पूछने आया कि मैं 12th के बाद क्या करूँ, तो मैंने उसको बोला कि तू सीए में ही एडमिशन ले ले। तो हार्दिक ने बोला नहीं नहीं मेरे को तो सीए नहीं कर लेगा, तो मैंने उसको डराया कि देख मेरे पास तेरा बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर तू एडमिशन नहीं लेगा तो मैं तेरे सीक्रेट वायरल करती हूँ। तो यहाँ पे कोई बॉडीली इंजरी हुई नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे उसने जो कंसेंट दिया सीए में एडमिशन लेने का, क्या वो फ्री माना जाएगा? नहीं। Why? Because it is caused by undue influence। undue का मतलब होता है अनफेयर, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को प्रभावित करना। ठीक है। H3 का एग्जाम्पल मेरे ख्याल से मैंने वो पार्टनरशिप वाला सिखाने के लिए किया था। और शायद तो वो पार्टनरशिप जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती है, प्रॉपर्टी का ओनरशिप तीनों पार्टनर्स के नाम पे होता है, तब सब आता है इस से। क्या अगर तीनों पार्टनर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो किसके नाम पे रजिस्टर्ड होगी? हीना, हार्दिक एंड डेली। H3 के नाम पे रजिस्टर नहीं, ऐसा सकता है। चलो उसके बाद क्या है? कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर मैंने तुमको बताया था कि हर इंसान या हर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ ने कुछ लिमिट सेट करी हुई है। पहला लिमिट किस चीज का है भाई? एज का है। कौन सी उम्र में भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो? 18 या उससे अबव। ठीक है, तो 18 या उससे ज्यादा की उम्र के हो तो ही तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाओगे। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, शुरुआत से ही वो गलत चीज है। हम लोग यूनिट 2 में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर्स आर void ab initio। void का मतलब होता है गलत, ab initio का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट गलत है। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर इंसान अनसाउंड माइंड का हो। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? कि अगर इंसान अपने कॉन्शियसनेस में नहीं है, मतलब वो सोच विचार रखने की क्षमता नहीं रखता है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई वो इंसान साउंड माइंड का नहीं। कब बोला जाएगा कि वो साउंड माइंड का नहीं है? तो अगर वो ल्यूनाटिक है, मतलब मेंटल इलनेस है उसको कोई, ठीक है, या फिर
इंटॉक्सिकेटेड है। इंटॉक्सिकेटेड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नशा किया हुआ है, या फिर वो इतना ज्यादा मेडिकेशन के ऊपर है कि उसको मेडिसिन के ड्रग्स का बहुत ज्यादा गेन है, तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। बट जैसे ही वो गेन, वो नशा उतर जाता है, इंसान की सोच समझ वापस आ जाती है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद दूसरे भी कुछ लोग थे जो डिस्क्वालिफाइड थे, जैसे कि एलियन एनिमीज। यहाँ पे बताया था कि अगर आपकी कंट्री का वॉर दूसरी कंट्री के साथ हो रहा है, तो उस कंट्री के जो सिटीजन्स है वो आपके लिए एलियन एनिमी बन जाते हैं, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि भाई देखो, तुम ट्रेड के साथ कोई हमारे वॉर के सीक्रेट्स भी शेयर कर दो तो नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सेफ्टी पे आ जाएगा। और हम जिसके साथ वॉर पे है, हमारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उस कंट्री को खत्म करने के लिए, और तुम उसी कंट्री को बिजनेस दे रहे हो, तो एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजों में अलाउ किया जाता है, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक गवर्नमेंट्स परमिशन। उसके बाद फॉरेन डिप्लोमेट्स। फॉरेन डिप्लोमेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग फॉरेन के जो इंडिया में आ रहे हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। एग्जांपल देना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आए, तो तुम डोनाल्ड ट्रंप के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अभी तुम बोलोगे यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज करती तो है कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई वो वहां की गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। कि भाई मान लो अगर उस गवर्नमेंट को कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हमारी कंपनी ने उस गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, कंपनी के बीच में एंड यूएसए की गवर्नमेंट के बीच में। हमने कॉन्ट्रैक्ट ट्रम्प के साथ नहीं किया है, हम क्या बोल रहे हैं, तुमको ट्रम्प के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। खबर पड़ी? क्लियर? चलो, उसके बाद था कि जो इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं, मतलब जिनकी पेमेंट करने की जो क्षमता है वो खत्म हो गई, लाइबिलिटी इतनी ज्यादा है और असेट्स बहुत कम है कि असेट्स को बेच के लाइबिलिटी पूरी की पूरी पे ऑफ नहीं करी जा सकती है, तो वो इंसान क्या बोला जाएगा, इंस्टॉलमेंट। लाइबिलिटी है तो उसके साथ एक और लाइबिलिटी आ जाएगी उसके ऊपर, पुरानी लाइबिलिटी पूरी कर नहीं पा रहा है, नई लाइबिलिटी तुम इसके ऊपर चढ़ा रहे हो, तो कोई सेंस ही नहीं है ना। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कन्विक्स। कन्विक्स मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर आरोप लगा है कोई भी गुनाह करने का, और वो आरोप साबित हो चुका है, मतलब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि इंसान गुनहगार है और उसको सजा भी मिल चुकी है, तो भाई जो इंसान जेल में बैठा उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे, और कर भी रहे हो तो वो पूरा कैसे करेगा, तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था हमने। चलो आ जाओ अभी ना, लॉफुल कंसिडरेशन। देखो, हमने ऐसा बोला कि कंसिडरेशन होना चाहिए, अब हम क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ कंसिडरेशन होना इनफ नहीं है, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या है, ऐसा कंसिडरेशन जो कानून की नजरों में सही हो। भाई यहाँ पे मैं तुमको बोलूंगी मेरे को 10,000 रुपए दो, मैं तुमको है ना वेपन्स बनाना सिखाती हूँ। वेपन्स बनाना भी तो एजुकेशन है, मैं तुमको वेपन्स बनाना सिखाती हूँ, तो तुमको कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है, वेपन्स बनाने का एजुकेशन। इज दैट लॉफुल? क्या कानून की नजरों में वो चीज सही है? नहीं, ये वैलिड होगा नहीं। भाई मान लो दो लोगों ने बोला कि भाई चलो हम लोग मिलके ना बैंक लूटते हैं। ब्लूप्रिंट लेकर आया वो किसी बैंक का, और उसने बोला मिलके हम लोग बैंक लूटेंगे। तो
मैं मान लो हार्दिक से बात वाले का है, ठीक है, मैंने उसको ब्लू प्रिंट बताया, मैंने देख ये करने का है, काम तू कर रहा है, मास्टर माइंड मैंने, तो तेरे को मैं 40% दूंगी, मैं 60% रख लूँ। अब यहाँ पे बैंक लूटना, चोरी करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के पीछे का रीजन जो है, क्या वो लॉफुल है? नहीं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो कंसिडरेशन है, मतलब सामने वाले को जो चीज रिटर्न में मिल रही है वो भी लॉफुल होनी चाहिए। तो देखो यार, हम दोनों को रिटर्न में क्या मिल रहा है, मैं तो भी पैसे मिलेंगे टाइम से, लूटे हुए इसको भी लूटे हुए पैसे मिलेंगे, तो भाई पैसे मिलना है ना, मैं तुम देखो कंसिडरेशन वैलिड है कि दोनों को पैसे ही मिल रहे हैं, लेकिन जिस इंटेंट से आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, क्या वो इंटेंट लॉफुल था, क्या वो ऑब्जेक्ट लॉफुल था, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाए। कंसिडरेशन को हम इंग्लिश भाषा में समथिंग इन रिटर्न बोलते हैं, इसी चीज को लेटेंट टर्म्स में बोलते हैं क्विड प्रो क्यो। So it is referred to as quid pro quo, something in return. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, or benefit accruing to one party, or some forbearance, detriment, loss, or responsibility given, suffered, or undertaken by the other. यहाँ पे कंसिडरेशन में मतलब डेफिनेशन कैसे समझाएंगे हम, कि मेरे हाथ से जो चीज जा रही है ना, वो तुम्हारा कंसिडरेशन होगी, तो मेरा जो लॉस होगा ना, वो तुम्हारा प्रॉफिट होगा। खबर पड़ रही है? तो मेरा जो डेट्रीमेंट होगा, मतलब मेरे हाथ से जो जा रहा है, वो तुम्हारा बेनिफिट होगा। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ कि तुमको 2 करोड़ रुपए में मेरी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तुमने ओके बोल दिया, अब मेरे हाथ से प्रॉपर्टी जा रही है, वही प्रॉपर्टी तुमको मिल रही है, तो मेरा जो लॉस है वो तुम्हारा बेनिफिट या प्रॉफिट है। समझ में आया? फोरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस का मतलब क्या होता है, मेरे हाथ से कुछ जा रहा है, बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि तुमको कुछ मिल रहा है। तो कंसिडरेशन के अंदर एक का घाटा होगा और दूसरे का नुकसान होगा। फिर वहीं पे अगर तुम मेरे को 2 करोड़ रुपए देते हो, तो वो तुम्हारे हाथ से जा रहे हैं और वो मेरे को मिल रहा है, तो वो मेरा बेनिफिट हुआ। तो तुम्हारे हाथ से जो चीज गई वो मेरा बेनिफिट, मेरे हाथ से जो चीज गई वो तुम्हारा बेनिफिट। और थोड़ी क्लियर है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, a valuable consideration may either be in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, मतलब जो बेनिफिट एक पार्टी को मिल रहा है, सेम चीज, forbearance, detriment, loss और responsibility given undertaken by the other party, जो बेनिफिट एक पार्टी का है वही लॉस दूसरी पार्टी का है। क्लियर हुआ? चल पढ़ लो एग्जाम्पल्स। पढ़ा, आगे बढ़ो। चल, ऊपर समझाया था कंसिडरेशन क्या होता है, नीचे बता रहे हैं कि कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का जो आपका इंटेंट है वो भी लॉफुल होना चाहिए। सो द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल।
Section 23 states that consideration on object is not lawful if it is prohibited by law. Prohibited का मतलब क्या होता है? बैन. मैंने शायद तुमको बताया था कि नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है. आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसके अंदर है ना बहुत सारा ऑफेंसेस का लिस्ट बना हुआ है. तो अगर उन ऑफेंस को करने का आप अग्रीमेंट करते हो ना, तो क्या माना जाएगा? जो चीज लॉ ने प्रोहिबिट करके रखी है, जो चीज लॉ ने बैन करके रखी है, उसको करने का अग्रीमेंट आपने किया है और वो लॉफुल माना नहीं जाएगा. Or it is such as would defeat the provisions of the law if it is fraudulent or involves injury to the person or the property of another. जैसे भाई हम लोगों ने यहाँ पे अग्रीमेंट किया था कि बैंक लूटेंगे, तो उससे दूसरों को इंजरी होती है ना, दूसरों के पैसे चले जाते, तो वो अनलॉफुल हो गया. Or the court regards it as immoral or opposed to public policy. ये immoral agreements और opposed to public policy वाले agreements है ना, हम यूनिट 3 में डिटेल में देखने वाले हैं. जैसे किसी को भाई अपना ट्रेड करने से, बिजनेस करने से या कोई भी प्रोफेशन परस्यू करने से रोकना, वो क्या है? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, उसके अंदर तुमको जॉब चाहिए, तो वो जॉब तुम आर्टिफिशियली क्रिएट करवाते हो या किसी को ब्राइब देके, किसी को पैसा देके वो जॉब तुम लेते हो, तो ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. देखो एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप prosecution instituted against B for robbery and B promises to restore the value of the things taken. The agreement is void as the object is unlawful. देखो अभी तो बोलो नहीं दिया, बहुत सारी जगहों पे सेटलमेंट होता है. सेटलमेंट का मतलब क्या है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कोर्ट के बाहर ही आपस में सेटल कर लें. तो ये जो सेटलमेंट होता है वो सिविल केसेस में ओके है. सिविल केसेस का मतलब समझते हो? कोई प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई झगड़ा चल रहा है, दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई चल रही है, या फिर किसी ने किसी को कम पैसा दिया है या पैसा नहीं दिया है, उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, तो जहाँ पे सिविलिटी मतलब इंटेंसिटी प्रॉब्लम की कम रहती है ना, जिससे एक दूसरे के अलावा और किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता है, तो वो सिविल केसेस में आते हैं. तो वहां पे अगर तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करो, वहां पे अगर तुम प्रॉमिस करो कि हाँ हम केस फाइल नहीं करेंगे, तो चलता है. Settlement agreements are enforceable by law if it is related to a civil case. पर वहीं पे अगर कोई क्रिमिनल केस के लिए तुम सेटलमेंट करो तो वो वैलिड नहीं. तो यहाँ पे तो हम लोगों ने केस देखा, वो रॉबरी का है, मतलब थेफ्ट का केस है. तो भाई थेफ्ट जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस में आता है, तो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर कभी भी सेटलमेंट नहीं हो सकता. तो यहाँ पे जो इन लोगों ने अग्रीमेंट किया है कि भाई देख मैंने तेरे घर पे चोरी करी, तेरे को नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, मैं तेरे को तेरा जो भी नुकसान है ना वो वापस कर देता हूँ, चोरी किया हुआ सामान मैं तेरे को वापस करता हूँ, तू मेरे ऊपर केस फाइल मत कर. तो भाई ऐसे तो मतलब उसको प्रोत्साहन मिल रहा है कि अच्छा मैं तो हर बार बच जाता हूँ ना, तो करते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं. जैसे भाई कोई कोई इंसान है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती है, या जो अंडर 18 की एज में है, तो उनको गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है, फिर भी क्यों चलाते हो गाड़ी, चला के किसी को ठोक दी, तुमसे सिर्फ है ना 100 लाइन्स ऐसे ही लिखवा है, तो उसको प्रोत्साहन किया जा रहा है ना कि तुम ठोक दो किसी भी इंसान को, क्या फर्क पड़ता है, 100 लाइन्स का ऐसे ही तो लिखना है. दिस इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि ऐसे पर लोगों की ज्यादा जाने जाएंगी या ऐसे
ज्यादा घरों में चोरी चकारी होगी। तो पब्लिक इंटरेस्ट आ गया ना इसके अंदर। खबर पड़ रही है भाई, जग रहे हो। तो जहां पर भी पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, क्यों जस्टिस आया, जस्टिस देने की जरूरत क्यों पड़ी कि भाई अगर किसी एक के साथ गलत हुआ है तो दूसरे के साथ आगे जाके गलत ना हो। उस इंसान को जो गलत काम कर रहा है, एक ही गलत काम के बाद उसको रोका जाए। बट अगर वो तुम्हारे साथ सेटलमेंट कर लेता है कि अच्छा ऐसा तूने पकड़ लिया मेरे को, तूने देख लिया मेरे को चोरी करते हुए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू है ना वापस ले लेता सारा, बस केस फाइल रखता नहीं। तो वो तो यही देखेगा ना, अगर पकड़ा जाता तो वापस दे दे, नहीं पकड़ा जाता हूँ तो समझ ही है, तो करते रहो। आज एक ही घर पे, कल दूसरे के घर पे, फिर तीसरे के घर पे, फिर चौथे के घर पे। तो ऐसे क्राइम रेट बढ़ेगा, क्राइम रेट बढ़ेगा, तो पब्लिक पॉलिसी के, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है वो सारी चीज। खबर पड़ी? चलो, A agrees to sell his house to be against 100 kgs of cocaine. तो क्या बोला, तो मेरे को 1 करोड़ का कोकेन बेच, मैं तेरे को उसके सामने 1 करोड़ का घर दे। तो यहाँ पे एक को जो कंसिडरेशन मिल रहा है कोकेन की फॉर्म में, तो क्या कोकेन एक वैलिड कंसिडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन है, इलीगल है ना ड्रग्स का ट्रेडिंग वगैरह, तो इसलिए ये लॉफुल कंसिडरेशन है, not expressly declared to be void. आगे जब यूनिट 3 पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे अग्रीमेंट्स की लिस्ट पढ़ेंगे जो कानून आपको करने की इजाजत नहीं देता है कि भाई ये अग्रीमेंट्स आप नहीं कर सकते। तो जैसे कि ऐसे कोई अग्रीमेंट जिसके थ्रू लॉ तोड़ा जाता, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली लॉ को आप तोड़ रहे, तो गलत है। ऐसे अग्रीमेंट्स आप कर नहीं सकते हो। ऐसे अग्रीमेंट्स जो सोसाइटी के अंदर इमोरल, इमोरल समझते हो, ऐसे तो लीगल है बट मोरल ग्राउंड्स पे गलत। So the agreement entered into must not be which the law declares to be illegal or void. An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is one without any legal effects. Illegal का मतलब क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें डिटेल में आएगा। ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, उसका अग्रीमेंट कर रहे हो जो लॉ ने फोरबिड किया है, प्रोहिबिट किया है। तो इलीगल अग्रीमेंट जब भी आप करते हो ना, तो वो तो एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। हमने देखा किडनैपिंग वाला अग्रीमेंट, मैंने हार्दिक को बोला तू किडनैप कर ले, उसके सामने मैं तेरे को 2 लाख रुपए देती हूँ, मैंने 2 लाख रुपए दे दिए, हार्दिक ने किडनैप किया ही नहीं, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, बोलूंगी देखो उससे 2 लाख रुपए तो लिए, लेकिन किडनैपिंग नहीं करी। हार्दिक को बोला ना किडनैपिंग करके देंगे, तो लॉ क्या बोलेगा? हाँ हाँ बोलते बोलते इसको भी रुकेगा और इसको भी बोले वहां पे चलो, वहां पे अग्रीमेंट बनाओ तो मतलब। तो इलीगल अग्रीमेंट पहली चीज तो एनफोर्सेबल नहीं होते, दूसरी चीज वो पनिशेबल बाय लॉ भी होते हैं। लेकिन वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं भाई? एनफोर्स नहीं हो सकते हैं वो, उसके अंदर कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है, तो वो एनफोर्स नहीं हो पाएंगे, पर जरूरी नहीं वो पनिशेबल ही हो। खबर पड़ी? समझ में आ रहा है आपको? हाँ, थ्रेट टू कमिट मर्डर आगे हम लोग कोएर्शन में देखेंगे, जब कोएर्शन को डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो थ्रेट टू कमिट मर्डर और मतलब क्या होता है? किसी को डराना, किसी को धमकाना कि भाई मैं इसको मार दूंगा, कि मेरे को इतना अमाउंट पे कर, इलीगल है। मेकिंग पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स समझते हो?
क्या मुझे ऐसा बोलना है जैसे उस सामने वाले उसको डिफेंस करते हुए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसको फेम का मतलब होता है रेपुटेशन। डी फेम का मतलब होता है उस रेपुटेशन को खत्म करना, उस रेपुटेशन को तोड़ना। ठीक है, तो आप कुछ न्यूज़पेपर्स में या किसी इंटरव्यू में या किसी पॉडकास्ट में जाके ऐसा बोल रहे हो जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो, तो आपने क्या किया, डिफेमेटरी मार्क्स रिमार्क्स दिए। अब मान लो मैं चाहती हूँ कि, नाम क्या आपका, पल्लव, पल्लव, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को पल्लव को डिफेम करना है। तो मैंने ना हार्दिक को बोला कि तू एक काम कर, इस पॉडकास्ट पे जा और पॉडकास्ट पे जाके ऐसा बोल, मैं तो पल्लव को बहुत अच्छे से जानता हूँ, सो एंड सो मैंने उसके साथ बहुत काम किया, वो ऐसी इंसान है नहीं जैसा वो दिखाती है। तो दिखाते हो मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ, ये हूँ वो हूँ, बट ऐसा कुछ है नहीं। या पल्लव ने तो अपने ना पास्ट एक्सपीरियंस में ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है, तो पल्लव रिलायबल पर्सन नहीं। ऐसा बोला, क्यों बोला, क्योंकि मैंने हार्दिक को पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए। तो मेरा और हार्दिक का जो अग्रीमेंट है क्या वो वैलिड माना जाएगा? मतलब मान लो हार्दिक जाके पल्लव की तारीफ करके आता है पॉडकास्ट में, अच्छा अच्छा बोल के आता है, पैसे ले लिए इसने मेरे से, पर ये पॉडकास्ट में जाके पल्लव की तारीफ करके आता है। मैं कोर्ट में क्या बोलूंगी, मैंने इसको बोला था कि इसकी बुराई करके आ, लेकिन ये तारीफ करके आया। केस फाइल कर सकती हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो एक अग्रीमेंट void माना जाएगा विदाउट हैविंग एनी लीगल इफेक्ट्स। चलो, entering into agreements which are opposed to public policy are illegal in nature. Any agreement in restraint of trade, marriage, legal proceedings are classic example of void agreements. अभी मैंने बोला कि अगर मैं किसी को उसका प्रोफेशन करने से रोकूं, मैं तुमको अभी ही अग्रीमेंट साइन करवाऊं कि कुछ भी हो जाए, तुम अपना सीए बनने के बाद अपना प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा अग्रीमेंट मैंने तुमसे आज करवाया कि देखो भाई 4 साल के बाद, 5 साल के बाद तुम सीए बन जाओगे, लेकिन अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करोगे, करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जॉब। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करोगे, उसके लिए मैं तुमको इतने रुपए देती, मैं पैसे ले ली, लेकिन 5 साल के बाद तुम्हारी इच्छा हुई कि नहीं नहीं यार जॉब में मजा नहीं आ रहा है, अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, तो केस फाइल कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि लॉ तुमको फ्रीडम देता है, लॉ तुमको अधिकार देता है कि तुमको जब जो काम करना है तुम वो कर सकते हो, सब्जेक्ट वो लीगल होना चाहिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। तो लीगल काम करने का फ्रीडम तुमको संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वो फ्रीडम तुमसे मैं छीन नहीं सकती। उसी तरीके से भाई अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर तुम्हारी मैरिज की एज है तो मैं तुम्हारे साथ अग्रीमेंट नहीं कर सकती कि तू उस इंसान के साथ शादी नहीं करेगी और उसने अभी मैं तेरे को पैसा देती हूँ। मूवीज में देखा होगा ये ब्लैंक चेक, देखा जा मेरी बेटी की जिंदगी से देखा है ना। मैं मान लो वो लड़के ने ब्लैंक चेक पर साइन करवा दिया, डिपॉजिट भी कर दिया, उसको करोड़ों रुपए मिल गए, नेक्स्ट डे वो अपनी उसकी बेटी को भगा के ले जाए, कुछ कर पाओगे? नेक्स्ट डे वो आ जाएगी पापा हमने शादी करनी, कुछ कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि किसी भी बालिग इंसान को आप शादी अपनी मर्जी से करने से नहीं रोक सकते। अगर ऐसा कोई भी अग्रीमेंट है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, इमोरल है, इसलिए वो क्लियर। चलो, अब आता है टाइप्स ऑफ, चलो कॉन्ट्रैक्ट बोले, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो भाई 3 तरीके से उसको बाइफरकेट किया गया है। पहला है वैलिडिटी या फिर एनफोर्सेबिलिटी, मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे पर फिर बाद में उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी,
कौन से कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होंगे जो दोनों हो सकते हैं, या कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो लीगल ही नहीं। समझ में आया? पहला क्या है उसके अंदर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। पर अब तक हमने जो डिस्कस किया वो कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से थे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ना हमने। तो मतलब जो भी चीजें हमने पढ़ी, जो भी बातें हमने अभी पढ़ी, अगर वो है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे। और सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ही एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। समझ में आ रहा है? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है, जिसको आप कानूनी तौर पे लागू करवा सकते हो। तो अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो तुमने पढ़ी ना, अगर वो सबकी सब कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ही एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। क्लियर है? पढ़ो। पढ़ा? एग्जाम्पल पढ़ा? कोई डाउट? आगे बढ़ो। चलो, अब आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई होंगी ना, तब तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही था, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था। पर बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा कि अब वो वैलिड नहीं रहा, मतलब अब वो एनफोर्सेबल नहीं रहा। पहले एनफोर्सेबल था जब एंटर हुए थे, पर यहाँ तो कुछ अनसर्टेन इवेंट हुआ, कोई अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आई, या फिर लॉ ही बदल गया, जिसकी वजह से अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर सकते। से फॉर एग्जाम्पल मेरे और पल्लव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ जहाँ पे मेरे को पल्लव से गुड्स खरीदने थे और मैं पल्लव को 10,000 रुपीज पे करने वाली। ठीक है, अब पल्लव ने बोला कि हाँ मेरे पास गुड्स रेडी है, मैं आपको 7 डेज में डिलीवर कर दूँ। ठीक है, अब इन 7 दिनों के बीच में पल्लव की फैक्ट्री में आग लग गई, या फिर गोडाउन में जहाँ पे गुड्स पड़े हुए थे वहां पे आग लग गई। इसका जितना भी रॉ मटेरियल था, इसकी जो भी मशीनरीज थी, इसका जितना भी सामान था, फिनिश गुड्स थे, सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, कुछ भी बचा नहीं। अब क्या पल्लव मेरे को वो गुड्स जो मैंने ऑर्डर किए थे वो सप्लाई कर सकती है? पॉसिबल है उसके लिए? जो मैंने ऑर्डर किया था वो मेरे को डिलीवर करना, सप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया ना, रॉ मटेरियल तक खत्म हो गया। तो फैक्ट्री में गुड्स ही नहीं है, गुड्स का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो डिलीवरी किस चीज की करोगे? समझ पड़ी? तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था मैंने और पल्लव ने, तब तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल था ना, तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, कंसिडरेशन भी था, लॉफुल भी था, दो पार्टीज भी थी, सब कुछ सही था। पर बीच में एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आया, या जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था, दैट वाज गुड्स, वो ही एग्जिस्टेंस में बचा नहीं, तो डिलीवरी किस चीज की करोगे, परफॉर्मेंस किस चीज का करोगे? समझ पड़ी? तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, मतलब अब इसके अंदर कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। ये अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज, मैं अपनी लायबिलिटी से
डिस्चार्ज। मतलब ना इसको सप्लाई करने की जरूरत है, ना ही मेरे को पेमेंट करने की जरूरत। क्लियर है? क्लियर है? चल, ये एक एग्जाम्पल था वॉइड का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो भाई, मेरी है ना कोई कंपनी है इवेंट मैनेजमेंट की, और मेरे को है ना हम लोग हमें कॉन्सर्ट अरेंज करना है अरिजीत सिंह का या जो भी है। अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया अरिजीत सिंह के साथ कि भाई इस तारीख को 30 मई को हम लोग कॉन्सर्ट रख रहे हैं तो मैं आ जाना गाने के लिए। उसने मेरे को ओके बोल दिया कि हाँ मैं आ जाऊंगी। आज 25 है ना, 2 दिन के बाद 27 मई को अरिजीत सिंह ऐसे चेकअप के लिए जाता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बोलते हैं भाई तेरे को है ना थ्रोट में इशू है, अगर तू और अभी एक्सरसाइज थ्रोट की एक्सरसाइज करेगा तो तेरे को प्रॉब्लम आ सकती है, तो यू हैव टू गिव योर थ्रोट सम रेस्ट। सिचुएशन या चलो मान लो उसका गला खराब हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका गला खराब हो गया, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने बोला कि भाई तुम्हारा ना गला ठीक होते होते 1 महीना लग जाएगा और 1 महीने तक तुम गा नहीं सकते। 25 तारीख को जब मैंने उसके साथ डील किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब तो वैलिड था, पर अब उसकी आवाज बैठ गई। क्या परफॉर्मेंस हो सकता है? गाने आ पाएगा वो? नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का जो सब्जेक्ट मैटर था, सब्जेक्ट मैटर क्या था भाई? अरिजीत सिंह की आवाज, वो बची ही नहीं है, तो गाना कैसे गाए? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। खबर पड़ी? फिर मान लो तुमने किसी पेंटर को अपॉइंट किया था पेंटिंग करने के लिए, सो ठीक है भाई मैं तुम्हारी पेंटिंग बना के रखूंगा, 5 दिन के बाद आके ले जाना। 2 दिन के बाद है ना पेंटर की डेथ हो गई एक्सीडेंट, पेंटर ने मेरा पेंटिंग कौन बनाएगा? सब्जेक्ट मैटर क्या था? पेंटर खुद, उसका स्किल, उसका आर्ट, पेंटर ही नहीं रहा, मतलब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म। खबर पड़ी? जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड थे ना भाई, पर बीच में एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आई जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया और वॉइड हो गया। खबर पड़ी? अब ये तो था कि अनकंट्रोलेबल सिचुएशन आई, या फिर सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। अब समझो कि लॉ बदल जाता है ना, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग अभी राजस्थान में बैठे हुए हैं, मेरे घर पे है ना बहुत बड़ी पार्टी है जिसके लिए मेरे को अल्कोहल चाहिए, लिकर चाहिए, ठीक है? राजस्थान में तो ओपन ही मिलता है, तो मैं वहां पे किसी बार शॉप में गई और मैंने बोला कि भाई मेरे को 20 बॉटल्स ऑफ लिकर चाहिए। उसने बोला कब चाहिए? मैंने कहा 1 हफ्ते के बाद। तो ठीक है मिल जाएगा। अब 3-4 दिन के बाद ही वहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि राजस्थान भी एक ड्राई स्टेट बन गया, मतलब फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अल्कोहल का कोई भी ट्रेड अलाउड नहीं है। मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो लॉफुल था ना, तब तो आप परचेज कर सकते थे अल्कोहल, मैंने पर तब परचेज किया था, बट बीच में क्या हो गया? लॉ बदल दिया। खबर पड़ी? लॉ बदल गया तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वॉइड हो गया। फिर मान लो मैंने ना पेट्रोल वाली गाड़ी परचेज करने का सोचा, मैं शोरूम में गई और मैंने मांग भी ली, और उससे बोला 2 महीने लगेंगे डिलीवर होने में। मैंने कहा, ठीक है। 1 महीने के बाद गवर्नमेंट बोलती है कि भाई या तो ईवी वाली गाड़ी चलेगी या तो एथेनॉल वाली गाड़ी चलेगी। पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी बेचना खरीदना लॉफुल नहीं। मैंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो सही था ना, तब तो लॉफुल था, बट बीच में क्या हो गया? लॉ बदल गया जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया। अब आप उसको पूरा नहीं कर सकते, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? चलो अब समझो डेफिनेशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स।
a contract which ceases to be enforceable. ceases का मतलब क्या हो जाता है, रुक जाना, मतलब इसकी एनफोर्सेबिलिटी रुक जाएगी। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एनफोर्सेबिलिटी रुक गई, भाई रुक गई मतलब कब तो कभी तो चल रही थी ना, चल रही होगी तब तो रुकी। समझ में आ रहा है? A contract ceases to be enforceable मतलब वो enforceable नहीं रहेगा, becomes void when it ceases to be enforceable। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जब वो एनफोर्सिएबल नहीं रहा तो उसको हम बोलते हैं void। लेकिन वो void होगा कब, जिस दिन उसकी एनफोर्सिएबिलिटी खत्म हो। तो भाई मान लो अरिजीत सिंह वाले एग्जाम्पल में या पल्लव की फैक्ट्री में जो आग लगी, तो जिस दिन आग लगी ना वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो भाई 25 तारीख को आग लगी तो 25 तारीख से ये कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल हुआ, और जिस दिन सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल हुआ वहां से वो वॉइड हो। क्लियर है? चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। पढ़ा, दोनों एग्जाम्पल्स पढ़े, क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो इधर क्या लिखा हुआ है, इट मे बी एडेड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज void इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। हम बोल रहे हैं ना void कॉन्ट्रैक्ट, void कॉन्ट्रैक्ट, void कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई जो void है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्योंकि void हो जाएगा तो एनफोर्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट हम बोल रहे हैं मतलब वो एनफोर्सिएबल है। तो इना में जो कॉन्ट्रैक्ट void हो जाता है हम उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते ही नहीं है। पर ऐसे हम लेमन टर्म्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम void वाले अग्रीमेंट्स को भी void कॉन्ट्रैक्ट बोलते। अभी आता है voidable कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई देखो तुम लोग बचपन में पढ़ते थे संधि जोड़ो संधि तोड़ो, याद है? तो voidable दो चीजों से बना है, void प्लस able। ठीक है, मतलब किसी के पास तो वो ताकत होगी, वो क्षमता होगी कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को void कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में मैंने अगर हार्दिक के गणपति में मनमोहन रखी थी, या हार्दिक का वो फोटो सर्कुलेट करने की धमकी दी थी, तो कंसेंट इसका फ्री नहीं था ना, तो हम इसको बोलेंगे अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका कंसेंट फ्री नहीं। ठीक है, तो हार्दिक बीइंग द अग्रीव्ड पार्टी, अभी आप सोचता है कि भाई मैम ने मेरे को बोला तो है सीए करने का, मेरे को सीए समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे को करना ही नहीं है सीए। तो इसके पास ऑप्शन आ जाएगा कि भाई देखते अगर तेरे को समझ में आ रहा है तो तू कंटिन्यू कर, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान। अगर तेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो इस कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकल सकता है, तो तू बाहर निकल सकता। समझ में आया? तो अभी हार्दिक के पास दो ऑप्शन होंगे,
कौन से दो ऑप्शन? आइदर टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट जैसा हुआ था, और टू कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कंटिन्यू करने का सोचता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो कैंसिल करने का सोचता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाए। समझ में आया? क्लियर? तो ऐसा होगा कब? तीन केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को आइदर कंटिन्यू करो या तो फिर उसको डिसकंटिन्यू करो और कैंसिल करके वॉइड डिक्लेयर कर दो। पहला, when the consent is not free and it is caused by coercion, undue influence, fraud और misrepresentation, मिस्टेक नहीं। हमने पढ़ा है कंसेंट फ्री तब नहीं मानी जाएगी when it is caused by 5 things, पर voidable कब होगा? 4 केसेस में। मिस्टेक वाले केस में वो voidable नहीं होगा। हम यूनिट 3 में पूरा डिस्कस करेंगे ना मिस्टेक कब आएगा, कि मिस्टेक एक्चुअली होता क्या है और क्यों वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है? जहां पे कंसेंट जो है वो 4 तरीकों से ली गई है, फ्री नहीं। तो जिसका कंसेंट फ्री नहीं था ना उसके पास ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा केस, जब दो पार्टीज के अंदर एक पार्टी तो रेडी है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, वो अपना परफॉर्मेंस करने भी आई है, पर तुमने उसको परफॉर्मेंस करने नहीं दी। से फॉर एग्जाम्पल मेरे को है ना उस क्लासरूम को पेंट करवाने का है, ठीक है, तो मैंने एक पेंटर को अपॉइंट किया। तो पेंटर ने बोला ठीक है मैं ना इस तारीख को 4 बजे आ जाऊंगा, तो आप उस डेट को या उस टाइम पे लेक्चर मत रखना, और ये जो बेंचेस है ना वो भी खाली करके रखना, मतलब निकाल के रखना, क्लासरूम खाली होना चाहिए। ये पेंटिंग्स वेंटिंग्स भी आप निकाल देंगे। अब उस तारीख को 4 बजे वो पेंटर आया, पर हमारा यहाँ पे क्लास चालू थी और ये जो बेंचेस थी वो भी वहीं की वहीं पड़ी हुई थी, क्लासरूम खाली नहीं हुआ। तो प्रॉमिस सर ने तो परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी ना, लेकिन हमने प्रिवेंट किया, हमने उसको उसका परफॉर्मेंस करने से रोका। खबर पड़ी? तो अब वो पेंटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। मतलब वो चाहे तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि ठीक है भाई आज नहीं कर पाए हो तो कल आ जाऊंगा, कल करवा लेना पेंट। तो चाहे तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकता है या तो वो ये बोल के निकल भी सकता है कि भाई मेरे को नहीं करके बनवा सकता, और कॉन्ट्रैक्ट बोल। क्लियर? अब तीसरा केस कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो टाइम बेस्ड है। टाइम बेस्ड का मतलब क्या है कि इतने टाइम पीरियड में तुम्हारा परफॉर्मेंस खत्म हो जाना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे है ना किसी इंटीरियर डिजाइनर को बुलाती हूँ और बोलती हूँ मेरे को ये रूम रेनोवेट करने का, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये जो रेनोवेशन है ना वो 15 जून तक खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मेरा बैच पढ़ने के लिए आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट टाइम बेस्ड हुआ, जैसा कंप्लीशन एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए। अब मान लो वो जो इंटीरियर है उसने 15 जून तक मेरे को काम खत्म करके नहीं दिया, तो मेरे ऊपर है, मैं चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकती हूँ, वॉइड बना दूंगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ ठीक है भाई 5 दिन और ले ले और फटाफट से खत्म कर। खबर पड़ी? तो जिसने टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया और जिस पार्टी को प्रॉब्लम सफर हुआ उस अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो कंटिन्यू करे चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को डिसकंटिन्यू। समझ में आया? देखो अब इसके पहले तो डेफिनेशन पढ़ो। एन अग्रीमेंट
which is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other or others. मतलब जैसे कि कंसेंट जिसका फ्री नहीं होगा उसके पास ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन थोड़ी है। समझ में आएगा? कंसेंट किसका लिया था हमने जोर जबरदस्ती से, हार्दिक का लिया था ना। तो हार्दिक के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करे, चाहे तो नहीं एनफोर्स करे। मेरे पास वो ऑप्शन नहीं होगा। ये जो ऑप्शन चूज करेगा ना वो मेरे को मानना ही पड़ेगा। क्लियर है? पेंटर के केस में पेंटर के पास ऑप्शन है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाना चाहता है कि नहीं करवाना चाहता है। एनफोर्स करवाना चाहता है मतलब वैलिड मानना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को कि नहीं मानना चाहते हैं। मेरे पास ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरे केस में इंटीरियर डिजाइनर जिसको मैंने टाइमलाइन दिया था उसे टाइम पे खत्म नहीं किया, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को उस इंटीरियर के काम को कंटिन्यू करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना है कि नहीं करना। खबर पड़ी? क्लियर है? तो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज का मतलब क्या है? इट विल बी एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, जिसके साथ गलत हुआ है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उसी के पास होगा जिसने गलत किया है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। खबर पड़ी? फॉलोइंग सिचुएशंस इन व्हिच कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। पहला क्या है? when the consent is not free and is caused by coercion, undue influence, misrepresentation or fraud। मिस्टेक नहीं आएगा, याद रखना। फिर when a person promises to do something for another person but the other person prevents him, वो रोक रहा है उसको उसका परफॉर्मेंस करने से, prevents him from performing his promise, the contract becomes voidable at the option of first person. फिर when a party to a contract promise to perform a work within a specified time bound a contract, could not perform within that time, 15 जून तक काम पूरा नहीं किया, the contract is voidable at the option of promise. Clear? आज से लिखता ही रहो।